भारत में यूरोपियनों का आगमन। ऑलराइट, अब इसमें हम लोगों ने, ये हम लोग कल कर चुके हैं, मैं सिर्फ इसको एक डायग्राम बना रहा हूं फिर से इसका। आज हमने इसमें क्या देखा था? हमने देखे थे कारण कि क्यों ये आए भारत में, ठीक है। अब यूरोप के हालात कैसे जिम्मेदार थे और भारत के हालात कैसे जिम्मेदार थे, हमने दोनों बातें की थी। यस और नो? ओके। आफ्टर दिस अगला जो मुद्दा आता है इसमें वो है प्रमुख यूरोपीय कंपनियां। राइट, प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, ठीक है। इसके बाद में हमने इसमें लिखा था कि भारत में इन्होंने जो अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की वो कहां कहां पर। अब हर यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्रीज वगैरह देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला मुद्दा इसमें था, अगला विषय जो हमने जोड़ा था, एक बार आप लोग मैच करते रहिएगा, योगदान था ना, या करवाया होगा इसको। अच्छा, इसके बाद में फिर एक और विषय यहां पर निकला होगा, संघर्ष। संघर्ष या युद्ध। और अंत में एक और जोड़ सकते हैं, शायद कल नहीं लिखा होगा, पतन। ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर में जो जो यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने आई, सारी कंपनियां सफल नहीं हुई हैं, ठीक है। कई सारी असफल हुई हैं। अगर हम सफलता की बात करें तो सबसे बड़ी सफलता किसके हाथ में लगी है? अंग्रेजों के हाथों में सबसे बड़ी सफलता लगी थी, ठीक है। ग्रेट। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? इसका महत्व क्या है, जो मैं शुरुआत में सबसे पहले बना देता हूं। इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक के अंदर में मुझे इतनी चीजें पढ़नी है। राइट, आपको इस टॉपिक में इतने एंगल, इतने आयाम पता होने चाहिए। समझ गए इस बात को? इसी के आधार पर प्रीलिम्स के प्रश्न हैं, इसी के आधार पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न हैं जिनको आप हल कर पाओगे। राइट, कर लिया होगा इसको। मैंने कल भी कल करा दिया था। जो बच्चे आज नए हैं वो भी कर सकते हैं। आज दूसरी क्लास है, कल पहली क्लास थी, ठीक है। अधिकांश समय हमारा कल गया आ, सिर्फ ओरिएंटेशन के ऊपर बात करने में कि सब्जेक्ट क्या है, प्रदर्शन क्या रहा है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, प्रीलिम्स का, मेंस का। राइट ना? तो कंटेंट के अंदर में तो हम लोग कल बहुत ज्यादा एंट्री हमने करी ही नहीं, ठीक, वो तो आज होगी। ओके कर लिया इसको आप लोगों ने? ये बताइए, नए पुराने सब लोग कर चुके हैं? गुड, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद में इस पूरे के पूरे डायग्राम में हम लोग क्या कर चुके थे? कारण कल कर चुके थे। मैंने कल ये लिस्ट एक बनवा करके दी थी आप लोगों को, ठीक है। ये लिस्ट मैं आज फिर से बना दूंगा। और इसी लिस्ट में से जो पहला टॉपिक है वो है पुर्तगाली। कौन है जो कि भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है, ठीक है। रिवीजन डेली करके आया करो, मेरे बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। राइट, इफ यू आर थिंकिंग कि सर बोलेंगे तब हम रिवीजन करेंगे, तो आप गलत रास्ते पर हैं। राइट, देखो, आप जहां पर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर कोई आपको होमवर्क देने नहीं आएगा कि मैंने आपको ये 2 पेज करने को दिए हैं, कल आप आएंगे, मैं छड़ी लेके आऊंगा। राइट, फिर आप सुनाएंगे, आप नहीं सुना पाएंगे तो फिर मैं छड़ी से आपकी पिटाई करूंगा। ये सब अतीत की बातें हैं, समझ रहे हैं? अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, आप अधिकारी बनोगे, आपसे कोई नहीं आएगा कि, आपसे कोई कहने नहीं आएगा कि आप अपना काम कीजिए। आप काम नहीं करेंगे, आप सस्पेंड हो जाओगे, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कोई कहने नहीं आएगा तुमसे। समझ रहे हैं इस बात को? कभी कभी कोई हाई प्रोफाइल केस आ गया, कुछ बड़ी बात हो गई, तो भले आपका सीनियर बोल दे कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, क्या प्रोग्रेस है उस फाइल का। समझ गए इस बात को? तो आपको अपने आप स्वतः संज्ञान जो होता है ना, सुओ मोटो, वही लेकर के काम करना है। समझ गए इस बात को? मेरे मेरा जो मेरी आदत है वो आदत ये है कि पढ़ाते हुए मैं जो पढ़ा चुका हूं उससे प्रश्न पूछते रहता हूं। ये मेरी आदत है। समझ गए इस बात को? फिर तुम जवाब नहीं दे पाओगे। अगर मान लो ऐसा हुआ तो फिर शिक्षक शिक्षक होता है ना। राइट, फिर नाराजगी होगी। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है टीचर का स्टूडेंट का, तो मैं चाहता हूं कि वो स्वीट रहे, बिटर ना होने पाए। समझ रहे हैं इस बात को? तो उसके लिए आप थोड़ा सा
जो पढ़ाता हूं उसको डेली घर पर जाकर के देखे। ये फाइल मिल गई होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को, पीपीटी कल पूरी मिल गई होगी मेरे हिसाब से, राइट? नहीं मिली? मिल गई ना फाइल? मैंने कल भी कहा था कि इस फाइल से, मतलब आज से मैं बताना शुरू करूंगा प्रॉपरली कि आप कौन कौन से जो चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, बहुत कुछ मैं यहाँ सब कुछ लिख पाऊंगा, लेकिन मान लो कुछ ऐसा है कि जो मैंने कहा कि यहाँ से लिख लेना। जैसे किताब से नहीं होता था आपके स्कूल कॉलेज में, टीचर ने पढ़ाया, लिखाया, समझाया, फिर बोला कि ये यहाँ से है, इसको भी कर लेना, समझ गए? तो वो जो यहाँ से कर लेना टाइप से जो बात होती थी, किताब से कर लेना, वो यहाँ पर वो जगह यहाँ पर कौन ले रहा है? पीपीटी ले रही है। पीपीटी अगर निगाह डाली हो आपने, किसी ने अगर एक बारी निगाह डाली हो पूरी पीपीटी के ऊपर में, या 50-60 स्लाइड पर ही निगाह डाली हो, तो आपको दिख रहा होगा कि कंटेंट बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके लिए रखा गया है। प्रॉपर हेडिंग्स डाली गई हैं, देखा आप लोगों ने, चेक किया? डायग्राम्स डाले गए हैं, समझ रहे हैं? एकदम फुल्ली लोडेड विद द कंटेंट। अगर मैं एक लाइन नहीं भी लिखवाऊं ना क्लास में, तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लिखवाएंगे तो, राइट? क्योंकि क्लास में अगर लिखवाया नहीं तो मजा नहीं आता ना, फिर फीलिंग नहीं आती है। ऑलराइट, लेकिन मैं जो लिखवाऊंगा वो इस तरीके से लिखवाऊंगा कि वो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो थोड़ा सा अलग होगा, नया होगा। समझ गए इस बात को? तो हम क्या करेंगे, अपना जो लिखवाया मैंने क्लासरूम में, जो यहाँ पर आपको मिला, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? ताकि एग्जाम के अंदर में हमें कहीं से भी ये भाव मन में ना आए कि यार कंटेंट कम रह गया, थोड़ा थोड़ा सा और होना चाहिए था। समझ रहे हैं इस बात को? और अगर मान लो यहां से कुछ कम रह गया, तो 450 पेज की किताब हमने आपको दे ही रखी है अनअकैडमी से। समझ रहे हैं इस बात को? तो कंटेंट कम कहीं से नहीं पढ़ने वाला, बस तुम इतनी हिम्मत दिखाना कि सर, अगर आपके क्लासरूम से, पीपीटी से और अनअकैडमी का बुकलेट से क्वेश्चन आया ना, तो मतलब आई स्वेयर छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए। समझ गए इस बात को? 10 किताबें सर हमको नहीं आती हैं, 10 नहीं आती है, लेकिन सर 2 आती हैं, और इतना ढंग से आती है कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन निकला तो छूटेगा नहीं। समझ रहे हैं ना इस बात को? इसी को हम लोग दिल्ली में कहते हैं, क्या कहते हैं? लिमिट योर रिसोर्सेस। आसान, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिट योर रिसोर्सेस। समझ रहे हैं इस बात को? तो लिमिट योर रिसोर्सेस का मतलब यही होता है कि 2 रिसोर्स रखो, लेकिन इतना बढ़िया से करो, इतना बढ़िया से करो उसको कि वहां से क्वेश्चन आया तो छूटेगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समझ गए इस बात को? समझ रहे हैं ना इस बात को? ठीक है, बस ये चीजें ध्यान रखना भाई। डायग्राम ये हो चुका था अपना। चलिए, प्रमुख यूरोपीय कंपनियां। ठीक है, प्रमुख यूरोपीय, हेडिंग कर लीजिए बेटा, प्रमुख यूरोपीय कंपनियां। ठीक है, प्रमुख यूरोपीय कंपनियां। ठीक है, कौन सी पहली कंपनी थी, कल बताया था, चलिए बताइए, बोलो बेटा। पुर्तगाली, वेरी गुड। पुर्तगाली कब आए भारत में बच्चे? हाँ जी, 1498 में आए थे। इसको मैंने दूसरे तरीके से बताया था, 15वीं शताब्दी का अंत, राइट? ओके, सो इसको मैंने कैसे, हाँ, 15th सेंचुरी, 15वीं सदी का अंत। ठीक है, और ब्रैकेट में मैं इसका ईयर भी लिख देता हूं, क्या था? 1498। ठीक है, पुर्तगाली के बाद में कौन आया था एस्पिरेंट्स? डच आए थे। ग्रेट। ओके, डच, डच कब हमें भारत में देखने को मिलते हैं? 1602 के आसपास, मतलब कि 17वीं सदी का आरंभ, राइट? ओके, सो 17वीं सदी का आरंभ। ठीक है, अच्छा। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं।
और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका, साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एसए राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। डच, पुर्तगाली, डच, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, डचों के बाद कौन आया था, प्लीज रिकॉल करिए। वेरी गुड, ब्रिटिश आए थे। आप सब लोग हेडिंग कर लीजिए बेटा, प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, ठीक है। एंड ब्रिटिश भी कब आए हैं भारत के अंदर में? 17वीं सदी का आरंभ, राइट ना? एंड राइट, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में फिर हम लोगों ने किसको देखा था भारत में, बोलिए? डेनिश, डेनिश देखे थे, राइट। इनको भी हमने कहां पर देखा? 17वीं सदी का आरंभ, है ना? मैं ब्रैकेट में ईयर भी लिखते जा रहा हूं आपके लिए, ऑन एन एवरेज एक आइडिया रहेगा आपको, ठीक है। ग्रेट। अच्छा, आगे देखिए बेटा, आफ्टर डेनिश हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं भारत में? फ्रांसीसियों को देखते हैं। और इनको हम लोग कहां देखते हैं? 17वीं सदी का उत्तरार्ध, है ना? वेरी गुड। उत्तरार्ध का मतलब क्या हो गया बेटा? उत्तरार्ध का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड उत्तरार्ध? सेकेंड हाफ, राइट। दूसरा उत्तरार्ध, पूर्वार्ध। उत्तरार्ध सेकेंड हाफ, पूर्वार्ध फर्स्ट हाफ, राइट। ओके, तो अगर 17th सेंचुरी के अंदर में है तो मतलब कि 1650 के बाद का समय हो गया, पूर्वार्ध मतलब 1650 के पहले का समय हो गया, ठीक है। ओके, इसके अलावा हम लोग भारत के अंदर में स्वीडिश कुछ समय के लिए इनको भी देखते हैं, हालांकि देवर गुड फॉर नथिंग, ऐसा कुछ बड़ा कुछ काम किया नहीं है इंडिया के अंदर में। और ये लोग हमें कहाँ देखते हैं? 18th सेंचुरी में। कहाँ देखते हैं? 18वीं सदी के अंदर में देखने को मिलते हैं स्वीडिश, ठीक है। तो लिस्टिंग कर लीजिए पहले। हाँ जी बेटा, वैसे तो मैंने जो कल का डायग्राम था उसको रिपीट किया था पहले, राइट। इसमें ये एक आई गेस ये पॉइंट एक नया ऐड किया था, ये तो कल कराया था मैंने आपको, चेक करो, ठीक है। और फिर ये लिस्टिंग भी कल कराई थी, तो एक हद तक जो कल किया है वही चीजें भी हैं, कुछ नया हुआ नहीं है। ऑलराइट, डन गाइज। ओके, सो टेकिंग यू फॉरवर्ड। अब जरा आप लोग यहां बताएंगे मुझे, डच कहां से आए थे भारत में? नीदरलैंड से आए थे, दैट्स ग्रेट। ओके, डेनिश कहां से आए थे एस्पिरेंट्स? डेनमार्क से आए थे, राइट। चलिए, वेरी गुड। हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से? पुर्तगालियों से अपनी शुरुआत करते हैं, यहां से आगे बढ़ाते हैं इसको। ओके, हेडिंग कर लीजिएगा पुर्तगाली। अच्छा, हेडिंग कल ही करवा दी थी, लेकिन ये जो लिस्ट मैंने आपको दी है अलग अलग यूरोपीय कंपनियों की, ये लिस्ट आप छोड़ेंगे नहीं। लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, यू शुड हैव द लिस्ट। ये लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट होनी चाहिए। हो गया? चलिए आगे चलते हैं, जरा बात करते हैं पुर्तगालियों की। और पुर्तगालियों की बात करने के पहले थोड़ा सा मैं जरा इस लिस्ट के ऊपर में एक बारी आपका ध्यान खींचूंगा, इधर आप देखें जरा। हाँ जी बेटा, आप 1731 के आसपास में आए थे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है ऑन एन एवरेज 18th सेंचुरी लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए एस्पिरेंट्स। देखो कितनी कंपनीज दिख रही हैं आपको, जरा यहाँ पर देखो कितनी कंपनीज हो गई। यू कैन सी हियर 6 कंपनीज, राइट। आउट ऑफ दी 6 कंपनीज अगर आप यहाँ देखें तो हमें पुर्तगाली सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? पुर्तगाली सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी बात होती है इनके बारे में, क्योंकि शुरुआत के लगभग 100 साल तक भारत के अंदर में, ठीक है,
कोई यूरोपीय कंपनी नहीं आ पाई, और वो केवल केवल कौन दिखता है हमको? पुर्तगाली। आप देखो ना, यहाँ पर दिख रहा होगा, आप देखें तो 15 सेंचुरी का अंत है, मतलब कि 16वीं सदी लग रही है। ठीक है, अब देखो ना ईयर क्या लिखा है, 1498 लिखा है ना वहां पर। और फिर आप देखो 1498 से सीधे कहानी कहां तक पहुंच जाती है? 1602 पहुंच जाती है, 1602 पहुंचती है, लगभग 100 साल हो गए ना। इसके अलावा अगर हम देखें डच, तो डच इंडिया के अंदर में आए हैं, लेकिन बहुत ऐसा कुछ बड़ा इंपैक्ट डाल नहीं पाए हैं। तो पढ़ेंगे डचों को हम लोग, लेकिन ऐसा कुछ बहुत समय नहीं लगाना इनके ऊपर में, आराम से होते हैं। अंग्रेज भाई, पूरी राम कहानी ही इनके इर्द गिर्द घूम जाती है, राइट, अंग्रेजों के इर्द गिर्द। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, हम लोग थोड़ा अंग्रेजों को ना बाद में बुलाएंगे। लिस्टिंग में तो यहाँ पे लिख दिया है 3rd नंबर पर है, लेकिन बात रुक के करेंगे थोड़ा इनके ऊपर में, क्योंकि एक बार इनके ऊपर बात शुरू हो गई फिर वो आखिर तक जाएगी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले किसको पढ़ लेंगे? पुर्तगाली पढ़ लेंगे, डच पढ़ लेंगे, फिर थोड़ी निगाह डेनिस पर डाल लेंगे। इनका भी कोई खास इंपैक्ट नहीं रहा, ठीक है, इंडिया के अंदर में। इवन अगर मैं बात करूं इन 6 में से, तो 6 में से एक तो सबसे कम नाम किसका आता है, मतलब कुछ भी इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते हम, सिर्फ इतना देखते हैं कि हाँ तुम आए थे। मान लो कभी एग्जाम में हमसे पूछ लिया क्या स्वीडिश भारत आए थे, तो हम बोलेंगे हाँ आए थे, इतनी ही बात है और कुछ नहीं है उसमें, राइट। अच्छा ठीक है। डेनिश लोग थोड़ा सा काम के रहते हैं, क्योंकि इन्होंने धर्म प्रचार में बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है। किसमें किसमें रुचि दिखाई है? धर्म प्रचार में इन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया है, दैट्स व्हाई काम के रहते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार में काफी इंटरेस्ट लिया है डेनिश लोगों ने, तो हम उसकी बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है, उतना हम देखेंगे इनका। इसके अलावा आप देखें तो भारत के अंदर में अंग्रेजों को सबसे बड़ी टक्कर, जिनके बीच खूब झगड़ा हुआ है कि भारत के व्यापार में कौन टिकेगा, कौन जाएगा यहाँ से, तो वहां पर हम लोग किसको देखते हैं? ब्रिटिश को देखते हैं, और किसको देखते हैं? फ्रांसीसियों को देखते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, जब ये भारत में सारे के सारे आएंगे ना, शुरुआत में इनके आपस में झगड़े होंगे। क्या होगा शुरुआत में? आपस में झगड़े होंगे इनके, राइट। आपस में झगड़े होंगे, हमसे नहीं होगा। आपस में झगड़ा क्यों होगा? हम व्यापार करेंगे यहाँ पे, नहीं तुम नहीं करोगे, हम करेंगे व्यापार, बंदूकें ले आओ, जिसकी बंदूकें ज्यादा वो करेगा व्यापार। समझ रहे हैं इस बात को? सिंपल है एकदम, कोई ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स मामला नहीं है इसके अंदर में। समझ गए इस बात को? माइट इज राइट, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस, खत्म, राइट। अच्छा, तो हमारा यहाँ पर काफी फोकस किस पर रहने वाला है? पुर्तगालियों पर रहने वाला है। और किस पर रहने वाला है बच्चे? और किस पर रहने वाला है? बाकी हम निगाह इन पर भी डालेंगे, निगाह हम इन पर भी डालेंगे, और इन पर तो निगाह डाल ली हमने, खत्म हो गया है। तो आते आया राम गया राम टाइप है इनका मामला, ठीक है। शुरू करते हैं सारा डिस्कशन किसके साथ में? पुर्तगालियों के साथ में, ठीक है। अब पुर्तगालियों को पढ़ने में हम किन किन पहलुओं पर निगाह डालेंगे, पुर्तगालियों में क्या क्या देखना है हमको, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पर होगी कि पुर्तगालियों का जो भारत में आगमन है, अराइवल इन इंडिया, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहली चीज क्या होगी बच्चे? भारत आगमन। क्या होगा? भारत आगमन, ठीक है। अच्छा ठीक है, भारत आगमन। इसके बाद में होगा अगला विषय यहां पर कि भारत में सफलता के कारण, ठीक है। भारत में इनकी सफलता के कारण, फिर इनकी फैक्ट्रियां कहां कहां स्थापित हुई, ओके। इसके अलावा योगदान आप कह लें या इनका महत्व कह लें, ठीक है। योगदान या महत्व की बात आप देखें। एंड इसके बाद में फिर हम यहां पर देखते हैं इनका भारत में पतन। इन्हीं सबके बीच में एक आप यहां पर और ऐड करना एंगल, एंड दैट इज महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व।
डन। तो अब इतने एस्पेक्ट हैं, इतने आयाम हैं जो कि हमको यहां पर देखने हैं, राइट। ओके, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कहां से, भारत आगमन से बात करते हैं। हेडिंग करिए भारत आगमन, पुर्तगालियों के अंदर में सब हेडिंग करिए भारत आगमन। पुर्तगालियों के अंदर में सब हेडिंग करिए भारत आगमन। कर दी सब हेडिंग, ग्रेट। चलिए जरा समझते हैं इसको। हालांकि मैंने कल काफी सारी बातें आपको बताई थी, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा उसका और यहीं से आगे बढ़ेंगे। भारत आगमन, ठीक है। तो एक मैप की मदद ली जाए। आप यहां देखें, हम लोगों ने आप जब कल डिस्कशन किया तो उस चर्चा में हमने इस बात को समझा, रिकैप है, ठीक है। हमने इस पूरी चर्चा में इस बात को समझा कि यूरोप और भारत के बीच का जो व्यापार था वो तो प्राचीन काल से चल रहा था, कई सारे रास्ते भी थे उसमें, राइट। एक हमने रास्ता देखा था लाल सागर से होते हुए निकल रहा था, एक रास्ता फारस की खाड़ी से निकल रहा था, एक कैस्पियन सागर के पास से निकल रहा था। और इस सारे रास्तों में रुकावट आ गई। रुकावट आ गई 1453 के आसपास, 1453 के आसपास प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम कैसे आई कि जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया के ऊपर में कब्जा कर लिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो हम लोगों ने देखा था कि जो कुस्तुनतुनिया वाला एरिया है कहां पड़ता है एस्पिरेंट्स, कि जहां पर आज की डेट में हम लोग क्या देखते हैं, तुर्की, तुर्की वाला क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर जब ये कब्जा हो गया तुर्कों का, और तो भारत से जो ये एक रास्ता था यूरोप की तरफ जाने वाला, एक रास्ता कहां पर था, ये रास्ता था। एक रास्ता कहां से था, तीन रास्ते थे, 1, 2 एंड 3, राइट। अच्छा, तो व्यापार प्रभावित हुआ। अब यूरोप के लोग भारत छोड़ नहीं सकते थे, ऐसे में उन्होंने क्या किया, खासतौर पर स्पेन ने, पुर्तगाल ने, ठीक है, कोशिश करनी शुरू की कि भारत तक जाने का कोई अल्टरनेट रास्ता भी तो होना चाहिए, कोई वैकल्पिक रास्ता भी तो होना चाहिए, कि ठीक है कि जहां पर यह समस्या हमारे सामने ना हो। और ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है ना लिस्बन, ठीक है, आज भी है। और आप यहां पर देखें तो पुर्तगाल, ऑल राइट, पुर्तगाल को इस सारे कार्यों के अंदर में शुरुआती सफलता देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि अगर हम यहां पर देखें तो पुर्तगाल के साथ साथ में भारत आने का जो प्रयास है वो कई अन्य राष्ट्रों ने भी किया था, राइट। जैसे कि भारत आने का जो प्रयास है, पुर्तगाल तो कर ही रहा था ये काम। ओके, आप यहां देखें बोर्ड पर, पुर्तगाल एंड स्पेन। अब पुर्तगाल में एक बंदा था, हिज नेम वाज बार्थोलोमिया डियाज। क्या नाम था इसका, बार्थोलोमिया डियाज। वेरी गुड यार, आप लोग कम से कम क्लास इंटरेक्शन के मामले में बहुत अच्छे हैं। ओके, बार्थोलोमिया डियाज, राइट। ओके, एंड स्पेन से एक पर्सन था, हिज नेम वाज क्रिस्टोफर कोलंबस, राइट, दिस मैन क्रिस्टोफर कोलंबस। अब कोलंबस भी भारत ढूंढने निकला था, लेकिन कोलंबस इवेंचुअली कहां पहुंच गया, 1492 आते आते ये कहां पर पहुंचा था, ये पहुंच गया अमेरिका के आसपास। अमेरिका पहुंचा, और अमेरिका में भी कौन सा पार्ट था बच्चे, नॉर्थ की साउथ, वेरी गुड। यही बताया था मैंने, फ्लोरिडा वगैरह के आसपास में कैरेबियंस का एरिया, राइट, नॉर्थ की तरफ पहुंचा। अब इसको लगता रहा कि यार यही इंडिया है, इसको समझ में नहीं आया कि मैं कहां पहुंचा, राइट, इसको इंडिया लग रहा है। अच्छा, 1492 में ये इधर पहुंचा है, इधर बार्थोलोमिया डियाज जो है, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, ये 1487 88 के आसपास हम इसको देखते हैं कि ये कहां पहुंचता है, साउथ अफ्रीका में। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर में एक जगह पड़ती है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तमाशा अंतरीप।
अब हिंदी वाला वर्ड उतना नहीं चलता जितना इसका इंग्लिश वाला वर्ड वर्जन चलता है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। अच्छा, केप हम सभी लोग जानते हैं ना, ज्योग्राफी का टर्म होता है केप। एक जमीन का पतला सा टुकड़ा होता है जो कि समंदर के अंदर तक स्ट्रेच होता है, तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, राइट। आप लोग ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे इस बात को, तो अंतरीप जो है ज्योग्राफिकल टर्म है, राइट। और जैसे फिर आप सोच रहे होंगे कि यार सर प्रायोद्वीप को तो ऐसे ही बोलते हैं, प्रायोद्वीप भी तो होता है ना, पेनिनसुला, वो भी जो है जमीन का टुकड़ा होता है, तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। इसमें भी मैंने वही बोला कि तीन तरफ से पानी से ये भी घिरा हुआ है। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है एरिया का। जो प्रायद्वीप होता है, जैसे भारत में आप देखो ना, हमारे दक्षिण दक्षिण का प्रायद्वीपीय एरिया कहते हैं ना हम लोग, भारत में प्रायद्वीप का क्षेत्र। तो हमारा जो प्रायद्वीप का क्षेत्र है, पेनिनसुलर पार्ट है, ये बड़ा है, एरिया क्या है? बड़ा है। केप का एरिया क्या होता है? छोटा होता है। समझ रहे हैं? हमारे पास भी तो केप है, केप कोमोरिन, अगर आप ध्यान दें, कन्याकुमारी है कि नहीं, कन्याकुमारी, तो वो अंतरीप का ही तो एरिया है। कभी आप घूमने जाएं भाई साहब, ऐसा दिखता है ना, आप केप कोमोरिन जाएं, दोनों तरफ तीनों तरफ समंदर, मतलब अब रोड एकदम समंदर के बीच में एकदम रोड है, समझ रहे हैं आप, और लंबा स्ट्रेच है पूरा, और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि ये ऐसा क्षेत्र है जो कभी भी समंदर में सबमर्ज हो सकता है। डर लगता है देख करके कि भाई गलत जगह आ गए। ऑलराइट, अगर अभी सबमर्ज हो गया तो लो हो गई, समाधि यही बनेगी, राइट। ओके, तो खैर, तो अभी आप यहाँ पर देखें, पुर्तगाल है, स्पेन है, ठीक है, हमने इन दोनों को देखा। हमने देखा कोलंबस को यहाँ पहुंचा दिया, बार्थोलोमिया डियास केप ऑफ गुड होप पहुंचा। सारी बातें कल हो चुकी है हमारी, ठीक है, मैं सिर्फ रिकैप दे रहा हूँ आपको। अब बाद में जो बार्थोलोमिया डियास था, बार्थोलोमिया डियास कहाँ पूछा था बेटा? कहा, यही तो जगह है, देखो ना क्या लिखा हुआ है, केप ऑफ, यही तो पहुंचा था बार्थोलोमिया डियाज, राइट। अब बार्थोलोमिया डियाज बताता है सारी बातों को कि यार मैं ऐसी जगह पहुंचा, एकदम मौसम खराब था, आगे कुछ दिख नहीं रहा था, मैं गया ही नहीं। वास्को डी गामा इसके बाद अपनी प्लानिंग शुरू करता है। कंपास वगैरह की खोज हो चुकी थी, एस्ट्रोलैब मैंने कल लिखवाया था, खोज हो चुकी थी। कॉन्फिडेंस भी आता है ना इंसान को जब साइंस आपको सपोर्ट कर रहा होता है। अगर समंदर में कहीं भटक भी गए तो कम से कम हमारे पास में कंपास तो है, डायरेक्शन तो पता चल जाएगा, राइट, हम मूव कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन व्हाट वी सी कि वास्को डिगामा जो है, कौन है? वास्को डिगामा, ही स्टार्टेड हिज वॉयेज टुवर्ड्स इंडिया, ये भारत की तरफ अपनी यात्रा को आरंभ करता है। नियर अबाउट 1490 आप 7 के एंड में, इसको भारत में आने में जो है कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। 1497 का एंड है या 1498 की शुरुआत में जो है निकलना शुरू होता है। अल्टीमेटली भारत पहुंचता है कब? 1498 में ही पहुंचता है, मई का महीना है करीब, ठीक है। अच्छा, मैं इतना गहराई में क्यों उतर रहा हूँ, मई का महीना क्यों बता रहा हूँ? उसकी वजह है मानसून, मानसूनल विंड बताना चाहता हूं मैं आपको। क्योंकि देखो इस समय जो जहाज चलेंगे, वो जहाज चलेंगे कैसे? वो मानसूनी पवनों से ही चलने वाले हैं, सारा खेल तो मानसून से ही होने वाला है। तो मानसूनी पवनें जब आएंगी, दक्षिण पश्चिम जब मानसून आएगा, आया हुआ है ना अभी मानसून, राइट, जब मानसून आएगा तो ऐसे में क्या होगा, ये भारत है अपना, तो हवाएं ऐसी आएंगी ना भारत में, यस और नो बताओ, हवाएं ऐसे चलेंगी ना, तो जहाज आ जाएंगे, राइट। और जब ये मानसून बाहर जाएगा, जब निकलेगा, राइट, सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो हवाएं बाहर की तरफ चलेंगे, तो ये जहाज लेके निकल जाएंगे इंडिया से, राइट। तो आप देखो ज्योग्राफी किस तरीके से हिस्ट्री के साथ में चलती है, राइट। अच्छा, तो अभी यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वास्को डिगामा अल्टीमेटली कहां पहुंचने में कामयाब हुआ था? कैलीकट पहुंचने में कामयाब हुआ था। कब पहुंचा था वास्को डिगामा इधर? 1498 में पहुंचा, ठीक है। अच्छा, कैलीकट कहां पड़ता है? कैलीकट इज द प्लेस इन केरला, कैलीकट इज द प्लेस इन केरला, ऑल राइट, ठीक है। जगह डिसाइड हो गई, केरल पहुंच गया, 1498 में पहुंच गया। केरला के अंदर में जो बंदा था, ठीक है, जो यहाँ का, नॉट नॉट एग्जैक्टली केरला, इन कैलीकट आई शुड से, कैलीकट, कैलीकट के अंदर में जो स्थानीय शासक था, इसको यहाँ की जनता क्या बुलाती थी? जमोरिन, क्या बुलाती थी? ऑल्दो इसका नाम था सामुथरी, ऑलराइट, बट उतना गहराई में नहीं जाना होता है हमको, ठीक है। जमोरिन, जमोरिन ही चलता है, सब लोग जमोरिन ही बताते हैं, जमोरिन ही चलता है, ठीक है। होता क्या है ना, एज ए फैकल्टी हम लोग
जैसे मैं एक ठीक ठाक समय तक रहा हूँ बेंगलुरु के अंदर में, तो वहाँ का जो पूरा यूनिवर्सिटी और खासतौर पर जो मैसूर यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो उनकी लाइब्रेरी एक्सेस करने को मिल गई थी। और राइट, आते जाते तो फिर वो ज्यादा जानकारी मिल जाती है सदर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। आप जब भी अगर कोई जानने मतलब, देखो टीचर ना, टीचर वो जो पढ़ता रहे, पढ़ना बंद किया टीचर खत्म। समझ रहे हैं इस बात को? और पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल यूपीएससी का सिलेबस तुमको पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरे ज्ञान का मुश्किल से 1% है। कितना है? 1% है, जिसमें आप खेल जाओगे पूरा, सिर्फ 1% में। समझ गए? जितना है उसकी जरूरत ही नहीं तुमको। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं वही बोलता रहता हूं कि मैंने कुछ शब्द बोल दिया तो ठीक है, बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कहां पर फोकस करना है? जमोरिन। तुम्हारा खेल यहीं तक है, जमोरिन तक। राइट। अच्छा, अब लार्जर पिक्चर देखो जहां पे यूपीएससी प्ले कर रहा है। ये तो ठीक है, कैलीकट का जमोरिन सबको सबको पता है, लेकिन एक बात बताओ, केरला कहां पर पड़ता है? दक्षिण भारत का पार्ट है, यस और नो? साउथ इंडिया का पार्ट है। भाई साउथ इंडिया के अंदर में क्या 1498 के आसपास कोई 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 बड़ा राज्य मौजूद था जो सबको कंट्रोल कर रहा था? आप गेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब मैं दे दूंगा, सही जवाब मैं ही दूंगा, आप बस आप दिमाग लगाएं अपना बस कि हाँ कुछ हो सकता है क्या। हाँ जी, बंगाल। बंगाल बोल रहे हैं? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दक्षिण भारत के अंदर गुजरात बंगाल कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग? हैदराबाद। चलिए खैर ठीक है, अच्छा ट्राई किया आपने। जवाब है विजयनगर साम्राज्य। आंसर क्या है? विजयनगर साम्राज्य। समझ रहे हैं? आप मेडिवल पढ़ चुके हैं आप लोग? मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? कोई बात नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, एक बार पूछ तो लूं। राइट। ओके, ठीक है। पढ़ा नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बस मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आधुनिक भारतीय इतिहास जब शुरू होता है तो शुरुआत में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ तत्व देखने को मिलते हैं, एलिमेंट देखने को मिलते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो आप लोग इस बात का तनाव मत लेना कि सर ये पढ़ा तो आधुनिक रहे लेकिन ये बार बार मुगल उगल क्यों बोल दे रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर नहीं बोलूंगा मुगल तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ में। समझ रहे हैं? अभी आगे चलते हुए तो भी पूरे मुगल राजाओं की लिस्टिंग कराऊंगा तुमको। औरंगजेब के मरने के बाद जो राजा आए थे वो सारे तो हम तुमको यही पढ़ाएंगे। मुगलों का पतन कैसे हुआ, फिर राजनीति बदली कैसे भारत की 18th सेंचुरी के अंदर में। समझ रहे हैं? सब कुछ तुमको पढ़ना है भाई। जब ये आप देखोगे कि एक का पतन हुआ तभी तो दूसरे का उभार होगा, यस और नो? राइट। तो भारत की राजनीति में ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेजों को सत्ता में आने का मौका मिल गया। समझ रहे हैं? तो यूपीएससी लेवल पर अगर जाना है तो जीरो से लेकर के एडवांस तक पूरा ही ट्रेवल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके। तो अभी आप यहां पर देखें, जमोरिन मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि दक्षिण भारत के अंदर में इस समय जब वास्को डी गामा भारत आया है 1498 में, तो दक्षिण के क्षेत्र के अंदर में विजयनगर साम्राज्य का शासन चल रहा था। शासन किसका चल रहा था? विजयनगर साम्राज्य का। और इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के साथ में ही यहां पर एक और राज्य था, इसका नाम था बहमनी राज्य। विजयनगर साम्राज्य कहां की तरफ था? कर्नाटक की तरफ था। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये पूरा एरिया कौन कंट्रोल कर रहा था? विजयनगर कंट्रोल कर रहा था। और बहमनी राज्य जो है, बहमनी राज्य कंट्रोल कर रहा था कौन सा एरिया? महाराष्ट्र वाला एरिया। इसके अलावा जो उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा था? बहमनी कंट्रोल कर रहा था। इसके अलावा बहमनी और भी एरिया है, वर्तमान में देखते हैं ना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये वाला एरिया कौन कंट्रोल कर रहा था? बहमनी कर रहा था। विजयनगर में भी लिख देते हैं यहीं पर कि यहीं पर यस, केरल और तमिलनाडु। समझ रहे हैं इस बात को? ये जमोरिन वगैरह तो छोटे छोटे राजा हैं, समझ रहे हैं आप? लोकल रूलर है। असली खेल कहाँ चल रहा है? असली खेल तो यहाँ चल रहा है जहां पर निगाह लोगों की जाती नहीं। यूपीएससी ने क्वेश्चन यहां से पूछ लिया, लोग परेशान हो गए कि वास्को डिगामा जब भारत आया तो उस समय विजयनगर का राजा कौन था? जनता जमोरिन याद करके बैठी हुई थी।
और इसका आंसर था इम्माडी नरसिम्हा। कौन राजा था जब ये भारत आया है? इम्माडी। भाई तुम लिखो मत, मैं लिखवा दूंगा, अभी तुम समझ लो बस पहले कि भारत में एंट्री कैसे हुई है इनकी, ठीक है। इम्माडी नरसिम्हा, इम्माडी नरसिम्हा राजा हुआ करता था, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि वास्को डी गामा भारत आ गया, जमोरिन से मुलाकात कर ली, बातचीत कर ली, उसने व्यापार की अनुमति भी दे दी जमोरिन ने, ठीक है। देखो, जमोरिन के लिए कुछ नया नहीं है कि यार ये कौन लोग आ गए, क्योंकि व्यापारी तो आते रहते हैं। अब मेरी बात समझना, व्यापारी तो आते रहते हैं, तो कोई ये आ गया, हाँ ठीक है, ये भी कहीं से आया होगा। क्या खरीदने आया है? मसाले खरीदने आया है। सोना लो, मसाले दो, खत्म करो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यहाँ पर व्यापारी आ गया, हाय कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। तो कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे हैं इस बात को? ऑलराइट, सो ट्रेड वाज अ वेरी ओल्ड थिंग, बहुत पुरानी चीज है भारतीयों के लिए वहां पर, खासतौर पे केरला के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में, वहां तो ठीक है। अच्छा, तो एवरीथिंग और स्मूदर, सब चीजें ठीक ही है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम्स। अब वास्को डी गामा आया, और उसके बाद में वास्को डी गामा अपनी जो पहली जर्नी है इसे कंप्लीट करके वास्को डी गामा वापस लौट जाता है कि भाई हमारा काम तो हो गया, अब हम चले अपने घर, ठीक है। ठीक, तो वास्को डी गामा कब आया? 1498 में आया, ठीक है। भारत में वस्तुएं खरीदी और यहां से भारत से वापस चला गया। इसके बाद पुर्तगाल की सरकार ने क्या किया, इसने एक और बंदे को भारत भेजा, एंड इसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कब्राल। क्या नाम था? पेड्रो अल्वारेज कब्राल, इसको भेजा। पेड्रो अल्वारेज जब इंडिया के अंदर में आया तो इसने क्या किया, कैलीकट के अंदर में, कालीकट केरला के अंदर में, ठीक है, यहां पर इसने क्या किया, एक फैक्ट्री की स्थापना की। क्या किया इसने? एक फैक्ट्री की स्थापना की। अच्छा, यहाँ फैक्ट्री का मतलब क्या है, आप यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर फैक्ट्री का मतलब किससे है? फैक्ट्री का मतलब किससे है? गोदाम से है। फैक्ट्री मींस गोडाउन और वेयर हाउस। फैक्ट्री का मतलब आप यहां पर ये मत समझ लें कि किसी किस्म का कोई उत्पादन हो रहा है, यहां पर नो प्रोडक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, नो प्रोडक्शन, कोई उत्पादन नहीं होगा, केवल क्या होगा, वस्तुएं इकट्ठा की जाएंगी, गोडाउन है, ठीक है। अच्छा, कैलीकट में इसने स्थापित कर दी फैक्ट्री वगैरह, लेकिन पंगा हो गया। पंगा किस बात का हो गया? बात एक्चुअली ये है एस्पिरेंट्स कि अगर आप इस पूरे ज्योग्राफी को आप देखें, यहां पर आप अगर इस पूरी ज्योग्राफी पर निगाह डालें, होल्ड ऑन, यस, कैलीकट यहां दिख रहा है ना, कैलीकट। कैलीकट के बगल में आप यहां पर देखेंगे तो कन्नानौर का एरिया है। कौन सा एरिया है? कन्नानौर का एरिया है। ये कोचीन का एरिया है। बगल में कौन सी रियासत है? ये सब रियासतें हैं छोटी छोटी यहाँ पर। और ये कालीकट तो है ही, मैंने बता ही दिया है आपको, राइट, सब रियासतें हैं, सब में व्यापार चल रहा था। और ये वाला एरिया कौन सा है? अरब वाला एरिया है। तो अरब व्यापारी भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहे थे, राइट। अब पुर्तगाली पहुंच गए। अब ऐसे में क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा अरबों में और पुर्तगालियों में, यस और नो। अब अगली बात यह है कि जब जब देखो, जब यहां से पुर्तगाली सीधे सामान खरीद करके इस रास्ते से कहां पहुंचा देंगे, यूरोप पहुंचा देंगे, तो इस रास्ते से जो जहाज निकलेंगे, जो व्यापारी निकलेंगे, संख्या कम हो जाएगी ना, संख्या घटेगी, संख्या घटेगी, तो टैक्स कलेक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। पैसा आ गया, रुपया आ गया, राइट। तो अब यहाँ के जो इस रास्ते के जो राजा महाराजा हैं, वो लोग प्लानिंग क्या करेंगे कि पुर्तगालियों को भारत की मार्केट से आउट करो, क्योंकि अगर ये हटेंगे नहीं तो हमें फायदा होगा नहीं। और राइट, तो अब ऐसे में यहाँ पर क्या हुआ, अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो अरबी व्यापारी हैं, इन्होंने कालीकट के राजा से बातचीत करके इसको भड़काना शुरू किया पुर्तगालियों के अगेंस्ट में। अच्छा, पुर्तगालियों की हरकतें भी कुछ वैसी हैं, लूटपाट वाली। पुर्तगाली लालची ज्यादा है। क्या है? लालची ज्यादा है। इनको ये है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है, इनको लग रहा है मुर्गे का पेट ही फाड़ दो, सारे अंडे आज ही ले लेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है इनका, ठीक है। तो ऐसे में पुर्तगाली भी कालीकट के राजा से लड़ गए, इन्होंने भी बॉम्बार्डिंग वगैरह कर दी, गोले वोले गिरा दिए कालीकट में।
राजा भड़क गया, उसने बोला अच्छा ऐसे, भगा दिया इनको। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि पुर्तगालियों को कालीकट से, मतलब कालीकट पहुंचे हैं, झगड़ा हो गया, फिर हटना पड़ गया वहां से। अब ऐसे में अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि पुर्तगाली कहाँ पहुंच गए बच्चे, कोचीन पहुंच गए। अब कोचीन क्यों पहुंच गए, क्योंकि कालीकट की और कोचीन की बनती नहीं है। अब देखो ये सब हमारी कमजोरियां हैं कि भाई अगर कोई विदेशी है, बाहर का आदमी है, वो हमारे आपस के झगड़ों का फायदा उठा रहा है, तो मिस्टेक फिर हमारी है। ऑल राइट, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये हमारी मिस्टेक है। राइट, ओके। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत जल्दी ही पुर्तगालियों की जो फैक्ट्री थी वो कालीकट से कहाँ ट्रांसफर हो गई, कोचीन ट्रांसफर होगी, और लंबे समय तक इनकी फैक्ट्री कहां पर रहेगी, कोचीन वगैरह में ही रहने वाली है। ठीक है, अच्छा, वहां बना के रखेंगे ये लोग अपना। ओके, अब अल्वारेज कब्राल चला गया। कब्राल के जाने के बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक अगला पर्सनालिटी यहाँ पर जो है इनकी कमांड को संभालना शुरू करता है, और इसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। शॉर्ट में इसको हम लोग सिंपल क्या बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, अल्मेडा के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अल्मेडा को हम जब यहाँ पर देखना शुरू करते हैं तो ये भारत के अंदर में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर है। क्या है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर है। ठीक है, और ये भारत के अंदर में पुर्तगालियों की जो कमांड है वो करीब उठाता है 1505 के आसपास में, और 1505 से लेकर के 1509 तक कमोबेश ऑन एन एवरेज हम लोग देखते हैं कि अल्मेडा भारत में काम करता रहता है। 1509 के बाद में हम लोग देखते हैं कि अल्बुकर्क एक अगला बंदा है। तो ये सब पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने भारत में पुर्तगालियों की शक्ति को क्या किया है, स्थापित किया है। समझ रहे हैं इस बात को। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्मेडा भारत में आता है, अल्मेडा अपना काम करना शुरू करता है। अल्मेडा ने क्या किया, अल्मेडा ने भारत के अंदर में क्या किया, व्हाट ही डिड इन इंडिया, अल्मेडा, ऑलराइट, अल्मेडा ने नीले पानी की नीति किसको शुरू किया इसने भारत में, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति, विच इज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी। व्हाट इज दिस पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये थी क्या चीज, क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी को हम जब यहां पर देखते हैं, इसका मतलब ये था कि जो भारतीय समंदर है, राइट, भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, इस समुद्री क्षेत्र के अंदर में पुर्तगाली धीरे धीरे अपने कंट्रोल को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो जहाज निकल रहे थे, जो जहाज गुजर रहे थे, उन जहाजों को पुर्तगाली अपने नियंत्रण में लाना शुरू करते हैं। कि इस एक तरीके से आप यूं समझो कि आप अगर यहाँ पर इसको देखें, कुछ ऐसे समझें इसको आप। ठीक है, तो ये समुद्री क्षेत्र हो गया भारत का। यहां पर हम लोग किसको देखते हैं, हियर वी सी द अरेबियन सी, एंड हियर वी सी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हम लोग यहां देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर देखें, पुर्तगाली जो है, जो ये पूरा जो यहाँ पर समंदर का क्षेत्र है, इसे कंट्रोल करना शुरू करते हैं, और इसी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब ये सब करना शुरू करता है अल्मेडा, तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो आसपास की अन्य शक्तियां होंगी, जो स्थानीय शक्तियां होंगी, नाराज होंगी वो, राइट। और ऐसे में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो शक्तियां पुर्तगालियों के भारत में आने से ऑलरेडी दुखी हैं, ऑलरेडी नाराज हैं, उनमें से एक बड़ा नाम था गुजरात के राजा का। किसका नाम था, गुजरात का राजा, गुजरात। क्यों, क्योंकि देखो यहां से जहाज गुजरेंगे ना गुजरात के आसपास से, समुद्री तट रेखा बड़ी है गुजरात के पास में, राइट। तो गुजरात के राजा को भी टैक्स में नुकसान हो रहा था, राइट। अच्छा, आगे आप देखें, इसके अलावा ये लाल सागर का क्षेत्र है, राइट ना, लाल सागर का क्षेत्र है, और यहां पर मिस्र का एरिया था, मिस्र का क्षेत्र था, इजिप्ट वाला एरिया था, राइट। अच्छा, इजिप्ट क्या, अगर यहां से जहाज कम निकलेंगे तो इसको भी नुकसान होगा। ठीक है, अफ्रीका का एरिया है ना ये, मिस्र वाला, इजिप्ट वाला पार्ट हो गया। आगे आप यहां पर देखें तो आप कहा गया, तुर्की, तुर्की,
तुर्की को तो नुकसान हो ही रहा है, उसको उम्मीद ये थी, तुर्की को उम्मीद ये थी, तुर्की के राजा को, कि मैंने यहाँ कब्जा कर लिया है, मेहमद सेकंड पढ़ाया था मैंने आपको, उसको उम्मीद ये थी कि यहाँ कब्जा कर लिया है मैंने, तो व्यापार तो यहीं से होगा, तो मुझे टैक्स में मुनाफा होगा। लेकिन यूरोपियंस ने क्या किया, रास्ता ही नया ढूंढ लिया, राइट। तो उम्मीदों पर पानी फिर गया, तो वो भी नाराज है कि यार ये तो दिक्कत हो रही है, नुकसान हो रहा है, राइट। अब क्या करें, तो प्लान ये बनाया कि इनको ना मार के भगाते हैं यहाँ से, पुर्तगालियों को। ऐसे में हुआ क्या, गुजरात गुजरात मिस्र और तुर्की, राइट, इन तीनों क्षेत्रों के राजाओं ने गठबंधन बनाया, अलायंस बनाया, और 1508 1508 के आसपास में इन्होंने अल्मेडा पर हमला कर दिया, विच इज नोन एज बैटल ऑफ चौल। चौल एक जगह पड़ती है, महाराष्ट्र के अंदर में पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, व्हाट वी सी हियर, व्हाट वी सी हियर, कि जो अल्मेडा है, एक सेकेंड में दिखा ही देता हूं आपको, शायद कहीं पर तो होगा, हाँ ये रहा, मिल गया। आप यहां देखें 1508, यहां पर क्या लिखा हुआ है, चौल का युद्ध, ठीक है। आप यहां देखें, ब्लैंक ही ठीक रहेगी समझने के हिसाब से। सो अल्मेडा के टाइम पर 1508 में क्या हो गया, अटैक हुआ इसके ऊपर में, और बैटल हुआ, युद्ध हुआ किसका, चौल का युद्ध हुआ। चौल कहां पर पड़ता है, चौल इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र, बंदरगाह का क्षेत्र है, ठीक है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि गुजरात, इजिप्ट एंड तुर्की, इन्होंने मिलकर के अटैक किया है किसके ऊपर में, अल्मेडा के ऊपर, पुर्तगालियों पर अटैक कर दिया है। और हम लोग यहां पर देखते हैं कि इस युद्ध के अंदर में पुर्तगालियों की हार होती है, क्या होती है, पुर्तगालियों की यहां पर हार हो जाती है। और और एक पर्सनल लॉस होता है अल्मेडा को, अल्मेडा का बेटा मारा गया, लॉरेंको अल्मेडा। अब पुर्तगालियों को यह लगने लगा कि भारत के अंदर में हम जो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर के आए थे, वो उम्मीदें सारी क्या हो रही हैं, पानी में जा रही हैं। तो अल्मेडा के सामने अब ये चुनौती आ गई है कि या तो करो या मरो, राइट। क्योंकि अगर अल्मेडा हार गया, तो भारत के अंदर में जितने भी एफर्ट किए हैं पुर्तगालियों ने, सारे क्या हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, राइट। अल्मेडा खैर यहां हारता है, फिर से कोशिश करता है कि यार ऐसे तो नहीं होगा, हम कुछ और भी ट्राई करेंगे ही करेंगे, ऑल राइट। और 1509 आता है, कौन सा साल आता है, 1509। एंड 1509 में अल्मेडा ने इस गठबंधन को, ये गुजरात, इजिप्ट और तुर्की का, इस गठबंधन को चैलेंज करता है, और इस गठबंधन को हराता है कौन, अल्मेडा। अब जब अल्मेडा ने इनको हराया, अब देखो अल्मेडा दिमाग लगा रहा है, इन्होंने तो हरा के छोड़ दिया पुर्तगालियों को, कि हरा दिया भाग जाएंगे। अल्मेडा ने इनको हराया और इनके सारे जहाजों में आग लगवा दी, कि बेटा हराएंगे नहीं, खत्म कर देंगे तुमको हम, बर्बाद कर देंगे तुमको, ताकि हम तो दोबारा खड़े हो गए, क्योंकि तुमने हमें बर्बाद नहीं किया था, राइट। लेकिन हम कोई मौका नहीं देंगे तुमको, राइट। सारे जहाजों में आग लगवा दी, पूरी शक्ति को, एक होता ना हराना, एक क्रशिंग डिफीट, पूरा बेइज्जत करके बर्बाद कर देना पूरा, वो कर दिया अल्मेडा ने, जो भी कह लें आप, ऑल राइट। अल्टीमेटली व्हाट वी सी हियर, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस तरीके से पुर्तगालियों ने जो आसपास के इनके शत्रु हैं, उनके शक्तियों को तोड़ डाला, ठीक है। अल्मेडा के बाद जो अगला बंदा आता है, उसका नाम था अल्बुकर्क, क्या नाम था उसका, अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क को हम जब देखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं भारत के अंदर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, देखो एग्जाम में ना ये कारण ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट तो सबको पता है कि हाँ संस्थापक था, क्यों था, इसलिए माना जाता है अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने जमीन के ऊपर में एक बड़ा क्षेत्र कब्जे में लाया, और वो एरिया था गोवा का। 1510 के आसपास इसने गोवा पर कब्जा किया, किसने कब्जा किया बच्चे, अल्बुकर्क ने। लेट मी राइट हिज नेम हियर, आप यहां पर देखें, अल्बुकर्क, बहुत दिमागदार बंदा है अल्बुकर्क।
करीब 1509 टू 1515 तक इंडिया में वर्क करेगा। अल्बुकर्क कहीं पर होना चाहिए, मैं दिखा दूं एक बार आपको। ये रहा अल्बुकर्क, ये रहा अल्बुकर्क। रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस है, नॉट एग्जैक्टली कैसे ही बंदा रहा होगा समझने के लिए, वट एवर। सो अभी आप यहां पर देखें बेटा, अल्बुकर्क, ऑलराइट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत के अंदर में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अब जरा आप यहाँ कुछ बातें समझिए, अब इसी का रीजन आप समझो। देखो एग्जाम में ना यूपीएससी में क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन, आपको एक स्टेटमेंट देगा, अगले में क्या देगा, रीजन देगा, राइट। क्वेश्चन दे दिया, स्टेटमेंट है कि भारत के अंदर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क था। फिर रीजन दे देगा, आइडेंटिफाई द रीजन। समझ रहे हैं। अब अल्बुकर्क इस बात को समझ रहा था कि देखो राजनीति में अपनी पहचान जितनी बढ़िया होगी, व्यापार में फायदा उतना, क्या बात है,